हेलो 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 Hello. हाँ, Good morning. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. Good morning. Good morning. As you know my name, Manoj Kumar Sinha. Qualification is 4-year diploma tool and die making from Calcutta, and B from GSITS, and experience is 27 years experience in the particular field of tool and die making. The first is this is the course, your design course, tool design course is there, and now we will start from not the press tool, we will start from the shearing action. Have you a scissor or have you seen a scissor or knife? Scissor, if you cut by the scissor of anything, you will get some forces, or you will push by some forces, then only it will be cut. So second thing is there will be the 3 action will be there. The shearing action will be 3, and now if you cut by the scissor, there will be 2 things. One is upper and another is lower portion, and then only you can cut by the scissor. And if you drive the scissor by the force by hand, you will get some forces apply on the particular things. It will be take some time. Before cutting, it will take some time. Then who will take the question rise? Who will take the time? There are the 3 action actually when you are doing the shearing of anything by the scissor or the scissor or knife. First thing is shearing action. If you complete, if you are giving the force on the stock material, anything you can take the anything which you cut daily by daily. If you force apply on the stock materials by the working of the blanking or piercing or the cutting anything, this shear action will be considered as a three stages. 3 stages means stage will be the 3. First stage is plastic deformation. As you know, the plastic deformation, what is the plastic deformation? When you cut the material, any material by the scissor or the knife, it will take some time because of there is a plastic formation is there. It will take some time. So there will be the प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. ये आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कब तक होगा? जब तक कि इलास्टिक रहेगा उसमें, मटेरियल में जब तक इलास्टिक रहेगा तब तक उसमें जो है आपका कटिंग स्टार्ट नहीं होगा. ठीक है, इट विल नॉट कट द मटेरियल बिफोर इलास्टिक डिफॉर्मेशन. ठीक है, तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन जब तक मटेरियल में है तब तक आपका कटिंग स्टार्ट नहीं होगा. तो प्लास्टिक कहता है कि इलास्टिक लिमिट जो है स्टॉक मटेरियल पर एक्सीड जब कर जाएगा, जब आपको लास्ट देयर विल बी द लास्ट पॉइंट ऑफ द इलास्टिक लिमिट जब क्रॉस कर जाए तभी आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आता है. ठीक है, तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन हर एक मटेरियल में, चाहे वो कोई भी मटेरियल हो, उसमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है. उसके बाद ही प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आती है. तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन सबसे पहले हम जब भी मटेरियल को काटते हैं किसी चीज को, इट विल टेक सम टाइम. अब कौन टाइम लेता है? ये टाइम आपका इलास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण ही लिया जाता है.
क्योंकि हर एक जितने भी टाइप्स के मटेरियल होते हैं सभी में इलास्टिक डिफॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहता है फर्स्ट स्टेज क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इलास्टिक डिफॉर्मेशन के बाद होता है। ठीक है, आप अब आप किसी चीज को कंटिन्यूअस प्रेस कीजिए, देन क्या होगा आपका इलास्टिक के बाद जो है सो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया अभी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस आफ्टर इलास्टिक लिमिट। आफ्टर इलास्टिक लिमिट जो है, आफ्टर इलास्टिक लिमिट द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन विल बी स्टार्ट विदाउट then it will be cut the materials. Now the first stage मैंने आपको समझा दिया है। उसी तरह से सेम अब आइए डाई में। डाई में क्या करते हैं हम लोग कि डाई को नीचे रखते हैं और पंच को ऊपर ऑलवेज। ठीक है, if you will give the continuous force on the punch it will be cut the materials। तो डायरेक्ट मटेरियल को कट नहीं करता है, डायरेक्ट मटेरियल को कट नहीं करता है जब तक कि उसकी इलास्टिक डिफॉर्मेशन होती रहती है। जब इलास्टिक डिफॉर्मेशन आफ्टर एंडिंग द इलास्टिक डिफॉर्मेशन इट विल बिकम इन द प्लास्टिक प्लस। तो आप कंटिन्यूअस आप फोर्स लगाएंगे किसी चीज में तो आपका इलास्टिक डिफॉर्मेशन आपका खत्म होगा, एक्सीड हो जाएगा, जहां पे ज्यादा हो जाएगा वहां से जो है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, देन विल स्टार्ट द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। देखिए आप किसी भी कंपोनेंट में आप देखेंगे कि देयर विल बी द थ्री शेप। वन इज नेचर ऑफ क्या बोलते हैं रेडियस शेप, फर्स्ट शेप इज रेडियस शेप, अनदर शेप इज कटिंग, अनदर थर्ड शेप इज फ्रैक्चर। तो ये इस टाइप के होते हैं। तो जब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आपका पेनिट्रेशन नहीं होता, आपको ध्यान रखना है ये चीज कि आपको पेनिट्रेशन नहीं होता। जब मटेरियल आपका जो स्टॉक मटेरियल है, when the stock material is in the plastic deformation then cut does not be start। ठीक है, तो now the after first is the plastic deformation, after elastic deformation जब आपका इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर गया देन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करने के बाद, ठीक है, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जब हम देखेंगे आपको देयर विल बी किसी भी कंपोनेंट को आप वाशर को ले लें या कोई भी कंपोनेंट आप टच करेंगे छुएंगे तो आपको उसमें आपके पास एक वाशर कंपोनेंट रख लीजिए अपने पास, और वाशर कंपोनेंट काफी है। वाशर कंपोनेंट से आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे आपको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है, कहाँ पे पेनिट्रेशन हो रहा है और कहाँ पे आपका क्रैकिंग हो रहा है। क्रैकिंग माने फ्रैक्चर। ठीक है, तो आपको फ्रैक्चर पॉइंट भी होता है। तो ये देयर आर द थ्री स्टेजेस फॉर शेयरिंग। शेयरिंग के थ्री स्टेज हैं, हमेशा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इसी पर डिपेंड करता है सभी चीज का। जितने भी आप प्रेस टूल में या यूज करते हैं, ऑल आर फेमिलियर विद द प्रेस टूल्स, है ना। तो आपको जितने भी आप पार्ट्स यूज करते हैं जैसे प्लेट्स, जैसे आपका ये पंच का जो कॉलर रहता है वो आप यूज करते हैं, या आप ले लें डाई ले लें, चाहे आपका ये सभी में कुछ ना कुछ जो है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ये सब तीनों चीज आते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि जब हम डिजाइन करते हैं इसको, इसकी मान्यता क्यों दी गई, इसकी वैल्यू क्यों दी गई? आपको वैल्यू इसकी इसलिए दी गई है कि हर एक पार्ट का एक कैलकुलेशन है। विदाउट कैलकुलेशन पार्ट को हम नहीं बना सकते। ठीक है, किसी का जैसे मैंने पंच का कॉलर रखा 5 mm, ठीक है, अब 5 mm कॉलर रखा तो हम ये देखते हैं कि ये जो है 5 mm जो कॉलर रखा हूँ स्टेबिलिटी है कि नहीं। स्टेबिलिटी कहने का मतलब कि ये स्टेबल हो पाएगा कि नहीं 5 mm।
अगर ये 5 mm स्टेबल नहीं हुआ तो हम चले जाएंगे उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, लेकिन इसका कैलकुलेशन है। ऐसे आप जो है ये, अब नहीं तो क्या होगा कि जैसे शेयरिंग एक्शन, जैसे इसमें बताया मैंने शेयरिंग एक्शन, फिर कॉलर में ही शेयरिंग एक्शन शुरू होगा, फिर कॉलर में शेयरिंग एक्शन, कॉलर टूट जाएगा, फिर आपको तो ये जो है शो करता है कि डाई लाइफ आपकी कितनी रहेगी। आपकी जो ये रहेगा वो डाई लाइफ कितनी रहेगा, मतलब प्रेस टूल की डाई लाइफ क्या होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप इसको कुछ ना करें, आप एक जैसे आप एक सैफ्ट ले लें, 150 mm डायमीटर का एक सैफ्ट ले लें और 150 mm डायमीटर का सैफ्ट लेकर के उसकी कॉलर को रखें 25 mm, ठीक है। अब ये 25 mm जो कॉलर हमने रखा है, इज इट शियर, और शियर कितने में लोड में होगा ये बहुत जानना जरूरी है। तो ये शियर आपका मान लिया 25 mm थिकनेस का आपने ले लिया, अब कितने टन लोड में ये जो है आपका शियर होगा या इसकी इसकी पंच लाइफ रहेगी, ये जानना बहुत जरूरी है सबके लिए, क्योंकि इसीलिए मैंने स्टार्ट किया है कि शेयरिंग एक्शन से ही मैंने स्टार्ट कर दिया कि शेयरिंग एक्शन क्या चीज है। पंच भी बनाते हैं, डाई भी बनाते हैं, कभी कभी देखते हैं कि आप 100 आप कंपोनेंट निकालेंगे तो आपका डाई ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। ब्रेक कर जाएगा इसका मतलब क्या है कि आपने जो डाई की जो थिकनेस चॉइस की है या डाई का जो विड्थ और लेंथ चॉइस किया है, दैट इज नॉट स्टेबल, ठीक है। तो आपकी डाई लाइफ के जितना आप डाई लाइफ 5 साल के लिए या 2 साल के लिए रखना चाहते हैं, आप उसकी लाइफ को जितना लॉन्ग रखना चाहते हैं, ये सब जो है सो आपको शेयरिंग एक्शन पर ही डिपेंड करता है कि उस जो डाई जो हमने पंच जो सिलेक्ट किया है वो उसका कॉलर अगर हम रखें और उस पर इतना प्रेशर पड़े तो क्या स्टेबल रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो कॉलर से लेके पंच तक जो है सभी का जो है सो एक हम लोग उसका निकाल लेते हैं कि इसका शियर स्ट्रेसिस कितना आएगा, कॉलर का कितना आएगा, और ये कॉलर का जो है कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या आएगा, जो है सबका ये। अब जैसे मैं बताया आपको 150 डायमीटर 150 mm डायमीटर का आप सैफ्ट ले लीजिए और उसकी जो कॉलर थिकनेस रखिए 25 mm, ठीक है। अब आप कंटिन्यूअस लोड आप दे रहे हैं, कंप्रेसिव लोड, कंटिन्यूअस लोड आप दे रहे हैं 600 किलो न्यूटन, सपोज आपने उस पर लोड दे दिया, 600 किलो न्यूटन नो लोड दे दिया, किलो न्यूटन आपने लोड दे दिया, तो उसके कॉलर पर क्या इफेक्ट आएगा और कितने में कॉलर जो है आपका शियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन है, बिना कैलकुलेशन किए हुए आप जो है सो इसकी डिजाइन नहीं कर सकते, किसी की पंच की या डाई की या स्टीपर प्लेट की। जब आप स्टीपर प्लेट यूज करते हैं आप इसमें, चाहे वो पंच बैक प्लेट हो, पंच बैक प्लेट का भी यूज करते हैं आप, तो इस पे कितना फोर्स पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, और तो इसको जानना जरूरी है और उस फोर्स के अनुसार से थिकनेस की कैलकुलेशन होती है, ठीक है। अब रही बात कि एरिया पहले देखिए, अभी क्या है मैंने बताया 150 mm डायमीटर का सैफ्ट ले लीजिए, 150 mm डायमीटर में आपका पहले आप एरिया निकाल लीजिए, उसकी एरिया क्या होगी 150 डायमीटर का, आपकी एरिया जितनी आती है, फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालिए, कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना आएगा 150 डायमीटर में कितना आएगा वो आपको पता चल जाएगा। कंप्रेसिव स्ट्रेस का होता है कि आप इसको 600 जो आप किलो न्यूटन लगा रहे हैं, इसको आप जो है न्यूटन में चेंज कर लीजिए, उसके बाद जो है इसको एरिया से डिवाइड कर दीजिए, 600 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई द एरिया ऑफ सैफ्ट, जो भी रहेगा वो आपका निकल जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेस इन द सैफ्ट, कितना कंप्रेसिव स्ट्रेस उस सैफ्ट में आएगा। मैं आपको कोर्स मटेरियल दूंगा, लेकिन आफ्टर 2 डेज लगेगा, 2 डेज के बाद ही मैं आपको कोर्स मटेरियल को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सैफ्ट का निकाल लिया हमने कंप्रेसिव स्ट्रेस, फिर शियर स्ट्रेस आता है, शियर एरिया,
फिर शियर एरिया कितना है, ये आपको मैंने आपको बताया था, शेफ्ट का डायमीटर अगर 150 है और कॉलर थिकनेस 25 mm है, तो शियर एरिया भी निकाल सकते हैं। शियर एरिया ऑफ द कॉलर, कॉलर कितने कितने मतलब लोड पे आपका शियर हो जाएगा, तो इस चीज का जो है आपको पाई, उसका जो कैलकुलेशन होता है, आपको जो डायमीटर है पाई डी इंटू जो शियर एरिया जो निकालते हैं पाई डी इंटू जो थिकनेस है कॉलर का वो ले लीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो शियर एरिया निकल जाएगा। शियर एरिया आपका उतना ही रहेगा। फिर आपका आता है शियर स्ट्रेस निकालने का, तो जो आप लोड लगा रहे हैं उसमें, उस लोड डिवाइडेड बाय द शियर एरिया ऑफ द कॉलर। शियर एरिया ऑफ द कॉलर, जो भी आपका शियर एरिया ऑफ द कॉलर आएगा वो आपसे डिवाइड कर दीजिए, दैट विल बी द शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस आपका कितने में आपका शियर होगा वो पता चल जाएगा। तो हम जो बता रहे थे कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एक तरह का क्या है कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आपको इलास्टिक लिमिट के लिमिट ऑफ द स्टॉक मटेरियल, if the elastic limit of the stock material is exceed, समझे, then plastic deformation takes place, तब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आपका आता है, ठीक है। विदाउट जो है ओवर द मतलब एंडिंग ऑफ द इलास्टिक लिमिट द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन डज नॉट बी स्टार्ट, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान देना है, जो फर्स्ट स्टेज है दैट विल बी द प्लास्टिक deformation. The stock material is placed on the die when आप जो है सो मान लिए कोई पंच से कोई भी सीट को आप काटते हैं तो नीचे डाई रखेंगे तभी कटेगा, और कटेगा उसका क्या है कि कटने का जो टाइमिंग जो लगता है कि कितने देर में, कंटिन्यूअस तो काटता नहीं वो कि जो है सेकंड या माइक्रो सेकंड में काट दे, इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। तो टाइम क्या लेता है, टाइम जो है किसमें लेता है, इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करने का एक टाइम लेता है। किसी चीज को भी चाकू से भी काटेंगे तो आप देखेंगे, किसी आलू या प्याज को काटेंगे तो इलास्टिक लिमिट जब तक क्रॉस नहीं करे तब तक वो कट नहीं सकता। तो इलास्टिक लिमिट उसका जब हार्ड रहेगा, मान लीजिए कोई पीस ब्रिटल है, ब्रिटल इट विल बी स्टार्ट इजी, लेकिन जो जिसमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन ज्यादा है, जिसमें प्लास्टिसाइजिंग ज्यादा है, उसको क्या होगा कि इलास्टिक लिमिट के बाद ही जो है आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आएगा, फिर उसको स्टीयरिंग होना शुरू होगा, ठीक है। आई मीन पेनिट्रेशन। तो फर्स्ट स्टेज क्या कहलाता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो पहला स्टेज क्या है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। देन द सेकेंड स्टेज विल बी द पेनिट्रेशन, ठीक है, पेनिट्रेशन। अब ये पेनिट्रेशन है क्या, पेनिट्रेशन आफ्टर क्या बोलते हैं, आफ्टर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन द पेनिट्रेशन विल बी द स्टार्ट। आप देखेंगे कंपोनेंट में, आपको कोई भी कंपोनेंट, वाशर का कंपोनेंट हो अपने साथ में रखिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए, आपकी नॉलेज के लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि वाशर का कंपोनेंट सभी जगह मिलते हैं, आप साइकिल में मिलते हैं, मोटरसाइकिल में मिलते हैं, एवरीवेयर यू कैन गेट द वाशर, ठीक है। तो वाशर या कोई भी कंपोनेंट लेके आप बैठे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो पेनिट्रेशन किसको कहते हैं कि जहां पे आप देखेंगे कि कंपोनेंट के अंदर जो है आपके स्मूथ पॉइंट रहेंगे। स्मूथ पॉइंट कहने का मतलब कि वहां पे पेनिट्रेशन हुआ है। शुरू में आपका देखिएगा कि रेडियस रहेगा, रेडियस कहने का मतलब देयर विल बी द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आफ्टर इलास्टिक लिमिट, after elastic limit cross the elastic limit the plastic deformation will be start। तो आप देखेंगे वहां पे उस जगह पे आपका एक जो कॉर्नर पॉइंट है वो दैट विल बी द ये क्या बोलते हैं आपको, ब्लंट, द कॉर्नर पॉइंट विल बी द ब्लंट। ब्लंट क्यों रहता है, क्योंकि एक साइड शार्प रहता है, एक साइड ब्लंट रहता है। तो जो ब्लंट एरिया है तो उसको वही जो है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। आप तो वही बोलता है कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट होने के बाद पेनिट्रेशन होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन खत्म हुआ कि आपका
पेनिट्रेशन होगा। पेनिट्रेशन होने के बाद, पेनिट्रेशन मतलब कटिंग, कटिंग वहां से स्टार्ट हुआ। तो कटिंग स्टार्ट होने के बाद कहता है कि रैम को आप जो है कोई भी चीज से आप जो फोर्स लगाते हैं पंच में चाहे वो आप हैमर से लगाएं या किसी ऑब्जेक्ट से लगाएं, किसी भी चीज से आपको फोर्स लगाने के बाद आपको पेनिट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। और जब पेनिट्रेशन जब स्टार्ट होगा तो पेनिट्रेशन स्टार्ट होने के बाद जो स्टॉक मटेरियल है उसके अंदर क्या होता है कि एक चेंजिंग आता है। चेंजिंग मतलब कि शार्प एज, चूंकि शार्प एज है तो वहां पे देखेंगे आप, देयर विल बी द स्मूथ सरफेस इन द पेनिट्रेशन एरिया, देयर विल बी द स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस मतलब वहां पे जो है शेयरिंग एक्शन, शेयरिंग एक्शन, शेयरिंग हुआ वहां पे पर्टिकुलर जगह पे शेयर हुआ। लेकिन क्या ये कंटिन्यूअस रहता है शेयरिंग? नो, कंटिन्यूअस नहीं रहता। क्योंकि होता है क्या है कि शेयरिंग इसलिए कंटिन्यूअस नहीं रहता कि वहां से फिर एक स्टेज आता है जिसको कहते हैं थर्ड स्टेज, समझे? तो थर्ड स्टेज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू चेंज दिस वन, कि थर्ड स्टेज नहीं आएगा, ये कटिंग ही आएगा 100% सीयर। 100% सीयर इज नॉट पॉसिबल। 100% सीयर आपने जो है जिससे बोलता है आदमी की 100% सीयर चाहिए। कोई भी कंपोनेंट के बारे में अगर स्मूथ चाहिए तो जैसे घड़ी में आपने देखा होगा वॉच में रहता है कंपोनेंट, उसमें कॉपर के भी कंपोनेंट रहते हैं। तो कॉपर के कंपोनेंट देखोगे अब तो 100% शेयर मिलेगा। 100% नहीं, उसमें भी 100% नहीं होता है, 2 to 5% शेयर नहीं रहता। ये 2 to 5% शेयर क्यों नहीं रहता? यहाँ से चूंकि यहाँ से फ्रैक्चर स्टार्ट होता है उसका, ठीक है? तो बहुत कम मार्जिन में आपका रहेगा आपका शेयर एरिया, बट फ्रैक्चर, चूंकि फ्रैक्चर स्टार्ट हो गया है इसीलिए वहां शेयर नहीं करता। तो फ्रैक्चर स्टार्ट होने के बाद ये जो थर्ड जो स्टेज है वो बहुत माने आपका डिफिकल्टीज है। थर्ड स्टेज को आप यू कैनॉट डिफाइन बाय द यू कैनॉट डिफाइन द डायमेंशन बाय द एनी इंस्ट्रूमेंट। जो ब्रेकिंग पॉइंट रहते हैं इसको किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आप डिफाइन नहीं कर सकते। ओनली यू कैन सी इन द माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। आपको अच्छा रहेगा उसमें माइक्रोस्कोप में देखें कि आपको 3 स्टेजेस मिलेंगे, ठीक है? आपको क्लियर 3 स्टेजेस मिलेंगे उसमें। हेलो, 3 स्टेज मिलेंगे। तो 3 स्टेज कहने का मतलब ये हुआ कि पहले जो सेकेंड स्टेज है वो है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन थर्ड स्टेज, सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज पेनिट्रेशन में होता क्या है कि मटेरियल वहीं तक पेनिट्रेट कर पाती है जहां तक उसकी लिमिट रहती है, ठीक है? जहां तक उसकी प्लास्टिसाइजिंग रहती है वहीं तक आपका शियर हो पाएगा। अदरवाइज जहां वो खत्म होगा वहां से ब्रेकिंग शुरू होगा। इलास्टिक लिमिट खत्म होने के बाद आपका जो है आप मटेरियल के अंदर जो इलास्टिक लिमिट है, ये तो आपको जो शुरू में जो इलास्टिक लिमिट बताया दैट इज ऑन द सरफेस, ठीक है? लेकिन सरफेस के अंदर भी जो है मटेरियल के अंदर है वो आपको आपका जो है जब तक वो खत्म नहीं होगा पेनिट्रेशन स्टार्ट, ब्रेकेज स्टार्ट नहीं हो सकता। तो ब्रेकिंग मतलब कि बहुत कम परसेंटेज में होता है। किसी किसी में जब आपको पंच ब्लंट हो जाते हैं या कुछ मतलब जैसे सीजर ही हुआ तो सीजर जब देखेंगे आपकी कटिंग के लायक नहीं रहती, या गैप दोनों पार्ट के बीच में, अपर एंड लोअर पार्ट के बीच में जब गैप बढ़ जाता है तब क्या होगा कि जब गैप बढ़ गया इसका मतलब है कि सीजर से काटना बंद कर देगा या धागा छोड़ना शुरू कर देगा, या कपड़े काट रहे हैं तो धागा छोड़ना शुरू कर देगा। या आप देखेंगे कि आपका जो है पेपर काटे तो पेपर के अंदर भी एक रेशा आता है, वो आपको रेशा नजर आएगा। लेकिन जब वो दोनों क्लोज में रहेंगे, दोनों अपर एंड लोअर पोर्शन ऑफ द सीजर इज वेरी क्लोज, then only it will be cut smoothly, ठीक है?
और अगर ये स्मूथ नहीं है, इसका मतलब है कि आपके सीजर दोनों जो है अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट में क्लियरेंस आ गया है, जिसकी वजह से आपको कट स्मूथ नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपको ये चीज आपको क्लियर याद रखना पड़ेगा कि तो ये सेकेंड स्टेज का पेनिट्रेशन जो है, देयर विल बी द सेकेंड स्टेज पेनिट्रेशन विल बी हैपन जब ब्लैंकिंग, आप ब्लैंक काटते हैं किसी चीज को, ब्लैंक जैसे सीट को ही काटते हैं, तो उसमें पेनिट्रेशन एक आता है पॉइंट, उसमें क्या रहता है कि सरफेस विल बी द स्मूथ। आप किसी भी चीज कंपोनेंट को देख के बता सकते हैं कि आपका जो है ब्रेकिंग थिकनेस कितना है, ब्रेकिंग मतलब कि फ्रैक्चर परसेंटेज कितना है, और स्मूथ सरफेस कितना। स्मूथ सरफेस कहने का मतलब, स्मूथ सरफेस कहने का मतलब ये होता है कि ईच एंड एवरी प्लेस द डायमेंशन विल बी द सेम। ठीक है, इफ द डायमेंशन विल बी द सेम देन वो जो है क्या है, दैट इज कॉल्ड द पेनिट्रेशन प्लेस। वो पेनिट्रेशन प्लेस जो आपका डायमेंशन सेम दिया। जब आपका जो आप नीचे पोर्शन, जो बॉटम पोर्शन आप देख रहे हैं, तो वहां पे क्या है कि आपको ब्रेकिंग पॉइंट स्टार्ट होता है। तो ब्रेकिंग का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। डायरेक्शन कहने का मतलब कि वो उस पॉइंट का पर्टिकुलर एक पॉइंट लेंगे, किसी भी कटिंग सरफेस पे एक पॉइंट लेंगे, इट विल बी नॉट गिव द प्रॉपर डायमेंशंस। ठीक है, तो समझ लेंगे आप कि वो जो है आपका फ्रैक्चर। ठीक है, तो तीन चीजें हैं इसमें। पहला चीज होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, उसके बाद सेकंड स्टेज होता है पेनिट्रेशन, एंड थर्ड स्टेज होता है आपका फ्रैक्चर। ठीक है, फ्रैक्चर, दिस इज द थर्ड स्टेज, फ्रैक्चर। एंड फ्रैक्चर क्या होता है कि मैंने आपको पहले बताया कि फ्रैक्चर में कोई डायमेंशन आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, मेजर नहीं कर सकते हो कि आपका फ्रैक्चर जो है, क्योंकि ये स्मूथ सरफेस नहीं होता, इस कारण से आप इसको मेजरमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी मेजरमेंट आप नहीं कर सकते, इसीलिए आप इसको ज्यादा माइक्रोस्कोप में देखो, या जो आपका जो माइक्रो ग्लास रहती है उसमें देखो, तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि कहाँ से पेनिट्रेशन स्टार्ट हुआ है, कहाँ से आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू हुआ है। आपका कंपोनेंट को देख करके, क्योंकि इसलिए कि जो चीज मैं बता रहा हूँ आगे जा करके ये कहाँ आएगा काम, जब क्लियरेंस में भी काम आएगा आपका इसमें काम आएगा, आपको डाई में भी आपको फ्रैक्चर वाला चीज आपको हर एक पार्ट में आएगा। दूसरी चीज, जब आप मैन्युफैक्चर, जब आप ये करोगे, उसकी डिजाइनिंग करोगे आप, तो हर एक पार्ट में वो चीज आता है कि ये पंच स्टेब्लिश करने लायक है कि नहीं, उतने थिकनेस को हम काट रहे हैं, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है उसके लिए। ठीक है, तो आप, इसीलिए मैंने आपको बता रहा हूं कि ये तीन स्टेज, जब आप चाकू से काटते हो तो, या सीजर से काटते हो तो, या आप डाई और पंच से काटते हो तो, जब आप देखते नहीं हो, लेकिन आप उसको प्रिसाइज रूप से देखो कि इट विल टेक सम टाइम और इट विल बी कट इजी, तो आपको जो है सो पता चल जाएगा। उसके काटने की भी रीजन हो सकता है कि आपकी चाकू शार्प ना हो, आपकी नाइफ शार्प ना हो, या आपके जो है सीजर शार्प ना हो, या सीजर में क्लियरेंस ज्यादा हो। दोनों पार्ट जो मेल एंड फीमेल पार्ट है, जो, या मेल एंड फीमेल पार्ट तो नहीं बोलेंगे उसमें, क्योंकि दो पार्ट रहते हैं जो कट करते हैं सीजर में, तो वो उसके बीच में जो है गैप अगर बढ़ गया हो तो काटता नहीं है, वो काटने में परेशानी करता है। तो फोर्स उसको फिर आप अपने फिंगर से ही आप उसको थोड़ा सा लेफ्ट और राइट करते हो तो कटना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्लियरेंस बढ़ गया। क्लियरेंस बढ़ने से जो है आपका कटिंग नहीं होगा। ठीक है,
तो हर एक चीज में है, ऐसा नहीं कि, तो इसलिए शेयरिंग एक्शन का जानना बहुत जरूरी है कि शेयरिंग। तो जो थर्ड स्टेज है, फर्स्ट स्टेज क्या हुआ, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, सेकंड स्टेज इज पेनिट्रेशन एंड थर्ड स्टेज इज फ्रैक्चर। अब फ्रैक्चर है क्या चीज? फ्रैक्चर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फ्रैक्चर आफ्टर पेनिट्रेशन दिस विल बी द स्टार्ट, द फ्रैक्चर विल बी द स्टार्ट। तो आप देखेंगे कि प्रेस को, आप जो प्रेस मशीन है, इफ यू गिव द कंटिन्यूअस फोर्स ऑन द पंच, देन एक समय आएगा कि जो फ्रैक्चर पॉइंट है, इट विल नॉट टेक एनी टाइम, मतलब एनी टाइम नहीं बोल सकते उसको, कि आपका मतलब कि लेस टाइम में ही जो है आपको ब्रेक कर देगा। लेस टाइम मतलब कि द टाइम विल बी टेकन बाय प्रेस इज वेरी वेरी लेस in this area। तो तीन एरिया है। पहला एरिया क्या है आपका? पहला एरिया प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में इट विल टेक सम टाइम, प्रेस विल टेक सम टाइम। सेकंड इज शेयरिंग, शेयरिंग में भी आपका टाइम लेता है। एंड थर्ड स्टेज आता है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर में ये टाइम नहीं लेता। व्हेन द फ्रैक्चर विल बी द स्टार्ट, देन तो क्या होता है, इट विल टेक और कह सकते हैं कि इजिली फ्रैक्चर ऑन द पर्टिकुलर पोर्शन, कह सकते हैं उसको इजिली, मतलब कि उसमें फोर्स लगता ही नहीं है। जब फ्रैक्चर स्टार्ट हो गया, इमीडिएट वो फ्रैक्चर हो जाता है, क्योंकि इसका कोई पॉइंट नहीं रहता है कि पर्टिकुलर मैं इसी पॉइंट पे कट करूंगा, क्योंकि फ्रैक्चर का कोई पॉइंट नहीं रहता। तो इसीलिए कहीं से भी फ्रैक्चर होकर के वो, इसीलिए कहा जाता है कि पहले आप उसको मटेरियल को, जो भी आप सीट मटेरियल आप यूज कर रहे हो, दैट सीट मटेरियल विल बी द चेक बिफोर यूजिंग इन द प्रेस। सीट मटेरियल शुड बी द चेक, कितना शेयरिंग स्ट्रेस है, कितना ये है, तो उसके लिए एक अलग से मशीन आती है चेक करने की। तो इसमें चेक करने से क्या होता है कि हमें जो है ये पता चल जाता है कि कितना फोर्स लगेगा एक्चुअल। तो ऐसे तो सभी ब्रास का पीस भी काटते हैं, आपके एल्युमिनियम का पीस भी काटते हैं, और जितने टाइप्स के मटेरियल होते हैं, जिंक मटेरियल भी कटता है। और कभी कभी आप देखे होंगे कि जिसमें बहुत से सीट में कार्बन परसेंटेज अधिक रहते है ना, तो उसमें क्या रहता है, जिसमें कार्बन परसेंटेज अधिक रहता है उसमें ऑलवेज, इसीलिए मैं बोला कि पहले जो है ये तीन चीज जानना जरूरी है, थ्री स्टेजेस को। थ्री स्टेज जानने के बाद ही जो है हम इस पे आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज जो है हम इसको आगे समझ में नहीं आएगा। ये थ्री स्टेज को समझने के बाद, ये तीन स्टेज बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जब, जैसे मान लिए कि ऐसा आपने सीट मटेरियल लिया है जिसकी कार्बन परसेंटेज ज्यादा है, बहुत ज्यादा है कार्बन परसेंटेज, तो कार्बन परसेंटेज ज्यादा है, देन क्या होगा, तो फ्रैक्चर विल बी द स्टार्ट इमीडिएट, मतलब कि जल्दी से जल्दी, जिसको कहते हैं कि पेनिट्रेशन पॉइंट जो रहेगा वो, दैट विल द पेनिट्रेशन एरिया विल बी द लेस एंड द फ्रैक्चर एरिया विल बी द मोर। समझे, इस केस में फ्रैक्चर एरिया ज्यादा होगा और पेनिट्रेशन एरिया कम होगा। क्यों? कार्बन परसेंटेज हाई रहने से आपका जो है फ्रैक्चर का जो है मिलना ज्यादा परसेंटेज में आप पाएंगे, आप उसको ज्यादा आप परसेंटेज आपको मिलेगा फ्रैक्चर पॉइंट। तो क्या होता है कि कंपोनेंट जो है आपको मेजर करने वाला जो कंपोनेंट को मेजर करता है, मेजरमेंट करते हैं, उसको आप मेजरमेंट नहीं कर सकते, फ्रैक्चर पॉइंट को प्रॉपर मेजरमेंट नहीं कर सकते। आप उसको या तो ले जाइए के पास, माइक्रोस्कोप से चेक कर सकते हैं कि कितना डायमेंशन है। दूसरा चीज जो रहती है, एक इंस्ट्रूमेंट भी आप देखेंगे प्रोडक्शन में है, लाइटिंग वाला, तो उसमें क्या करता है कि उस पॉइंट को, पर्टिकुलर उस पॉइंट को, जैसे 3 पॉइंट हमने बताया ना, आप उस 3 पॉइंट को आप उसमें देखेंगे तो आपका 10वां हिस्सा, 10 माने कि जितनी आपकी जो साइज है उससे 10 गुना
आपको करके बताएगा। ठीक है, तो आप प्रोडक्शन में आपको है वो इंस्ट्रूमेंट, तो आप जाके कभी भी जाए तो देख लें कि ये आपका है। तो और अगर नहीं तो उसका फोटो मैं भेज दूंगा इसमें आपके व्हाट्सएप पे, तो आप आसानी से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आपको मिलेंगे। तो फ्रैक्चर पॉइंट जो है लास्ट पॉइंट है, वो फ्रैक्चर कहता है इफ यू गिव द कंटिन्यूअस फोर्स ऑन द पंच, ठीक है, ऑन द if you give the continuous force on the punch on the stock material, ठीक है, स्टॉक मटेरियल पे आप कंटिन्यूअस फोर्स देते हैं तो क्या होगा, आफ्टर पेनिट्रेशन द फ्रैक्चर विल बी द स्टार्ट। द माने कटिंग के बाद आपका फ्रैक्चर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कटिंग के बाद माने पेनिट्रेशन के बाद। ठीक है, तो ये चीज इफेक्ट करता है। ये जो 3 पॉइंट हमने बताया है वो 3 पॉइंट आपके क्लियरेंस पर भी इफेक्ट करते हैं। जैसे आपका क्लियरेंस क्या रखें, आपने ज्यादा रखा, कम रखा या सेम रखा, जितना चाहिए उसको उतना रखा, तो इस पे भी डिपेंड करता है कि इसका ये जो है इसमें क्या इसका योगदान है या इसका क्या कंट्रीब्यूशन है इन द क्लियरेंस में। इसका मतलब कि आप बिना इसके बिना तो आप मतलब कि क्लियरेंस रख ही नहीं सकते। जब आप ये तीनों चीज जानेंगे तभी आपको क्लियरेंस एग्जैक्टली आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ ये जो है 3 स्टेजेस आपकी ये है, तो इसमें कंपोनेंट में है कि नहीं। कंपोनेंट आपके पास कोई मिले या वाशर मिले या तो रख लीजिए तो अच्छा रहेगा। मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ आपको कि कोई भी वाशर का कंपोनेंट रख लीजिए, आपको बेटर रहेगा, आपके डिजाइन के लिए बेटर रहेंगे या आपके आगे बढ़ने के लिए बेटर रहेंगे। तो उसमें आपको क्लियर जब आप कोई भी कंपोनेंट रखेंगे। अब आते हैं कंपोनेंट के ऊपर। कंपोनेंट के ऊपर आते हैं तो उसमें देखेंगे कि जब आप कोई भी कंपोनेंट को आप एज को जहां से कटिंग होता है आप उसको देखेंगे तो आप फिर आपने आपको फिंगर को आप रोटेट कीजिए उसके एज पे, तो आपको लगेगा कि एक साइड का एरिया स्मूथ है और एक साइड का एरिया रफ है। तो एक साइड का जो एरिया है, जो कटिंग एरिया है, वो क्यों रफ है? क्योंकि वहां से फ्रैक्चर शुरू हुआ, इसीलिए वो रफ है। और जहां आपका पेनिट्रेशन हुआ है वहां पे आपको स्मूथ मिलेगा। ठीक है, या जहां आपकी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, जहां आपको मैं बोला था कि आफ्टर इलास्टिक डिफॉर्मेशन प्लास्टिक आफ्टर इलास्टिक लिमिट द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन विल बी द स्टार्ट। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो है इसी पेनिट्रेशन के अंदर होता है। तो पेनिट्रेशन जो है तब तक होगा जब तक कि वो प्लास्टिक के अंदर रहेगा, मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रहेगा। ठीक है, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जितना रहेगा उतना शियर होगा, फिर आफ्टर दैट इट विल बी फ्रैक्चर। ठीक है, तो फ्रैक्चर जो है आपका एक पर्टिकुलर बहुत लेस मार्जिन में आएगा। मैक्सिमम मार्जिन में आपको 70-75% आपको मिलेंगे क्या चीज, 70 to 80% आपको मिलेंगे क्या, शेयरिंग माने पेनिट्रेशन। ठीक है, पेनिट्रेशन एंड जो लास्ट का और 2 to 3%, ज्यादा नहीं, 2 to 3% मिलेंगे आपको इलास्टिक लिमिट। आप देख लीजिए इसमें इलास्टिक लिमिट आपको मिलेंगे। उसके बाद आपका जब फ्रैक्चर स्टार्ट होगा तो सबसे नीचे में रहता फ्रैक्चर। फ्रैक्चर ऊपर में भी रह सकता है, ऐसा नहीं कर सकते कि नीचे में ही सिर्फ रहेगा, ऊपर में भी रह सकता है, नीचे में डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की डाई यूज कर रहे हैं। इसीलिए ये तीनों को समझना बहुत जरूरी है कि इसीलिए मैंने बोला ना टाइप्स ऑफ डाई में भी आपको ये तीनों को समझना जरूरी है कि आप समझेंगे तभी आपका जो है आगे आप बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस आपको बताया गया है। इसमें आप 3 स्टेज को क्लियर रखेंगे। दूसरी चीज मैंने ये भी कैलकुलेशन भी बताया था आपको कि कैलकुलेशन में कुछ ना करें आपको, जैसे आप पंच होता है आपका 150 डायमीटर पंच, सब आपने उसका कॉलर रख लिया 25 mm थिकनेस का,
अगर 25 ओम थिकनेस का कॉलर रख दिया, यू आर गिविंग द फोर्स ऑफ 600 न्यूटन, तो आपका शेयरिंग स्ट्रेस कितना आएगा, ये जो है आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जब तक आप शेयरिंग स्ट्रेस आप देखेंगे कि उस पे शेयरिंग स्ट्रेस कितना आ रहा है, और शेयरिंग स्ट्रेस कितना आ रहा है, क्या हम लोड देंगे तो क्या हम उसको वो शेयर कर पाए, जितना हमने लोड डिसाइड किया है पर्टिकुलर सीट मटेरियल के लिए, तो क्या वो कॉलर ब्रेक कर जाएगा या बेंड कर जाएगा, या उसमें कुछ पंच के अंदर डिफॉर्मेशन होगा या कॉलर के अंदर डिफॉर्मेशन होगा। तो ये चीजें, ये कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, और मैं आपको 2 से 3 दिन में आपको भेज दूंगा, आपके इस पे रहेगा। ठीक है। अब रही कि थर्ड स्टेज तो आपको बता दिया, फ्रैक्चर। फ्रैक्चर का कोई ये नहीं रहता है, कोई भी पॉइंट पर्टिकुलर फिक्स नहीं रहता है कि फ्रैक्चर इसी पॉइंट से शुरू होगा, डिपेंडिंग करता है सीट के ऊपर। सीट में कार्बन परसेंटेज और भी जो एल्वाइन एलिमेंट्स का सीट है, और भी एल्वाइन एलिमेंट जो भी चीज उसमें मिला हुआ है, मान लीजिए कोई ऐसा सीट है जैसे टाइटेनियम का सीट, तो टाइटेनियम का सीट में क्या रहता है, एल्वाइन एलिमेंट मिला रहता है। तो एल्वाइन एलिमेंट जो मिले रहते हैं, तो उसमें उसका ब्रेकिंग पॉइंट अलग होता है, और एमएस का लीजिएगा तो उसका जो है फ्रैक्चर पॉइंट अलग रहेगा, या डक्टाइल मटेरियल लेंगे तो उसका फ्रैक्चर पॉइंट अलग रहेगा। परसेंटेज कितना आ रहा है, किस में आ रहा है, ये इसी पर डिपेंड करेगा कि आप जो है आपकी जब आप उसको कटिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका मटेरियल हार्ड है या सॉफ्ट। जब आप पेनिट्रेशन पॉइंट ज्यादा देने लगा, सपोज पेनिट्रेशन परसेंटेज, जो कटिंग एज है उसके अंदर पेनिट्रेशन एरिया अगर ज्यादा है, इसका मतलब है द मटेरियल इज डक्टाइल। समझे, मटेरियल क्या है, डक्टाइल। ठीक है। और फ्रैक्चर पॉइंट फिर कम होगा, अगर पेनिट्रेशन ज्यादा हुआ तो फ्रैक्चर कम होगा। फ्रैक्चर कम हुआ इसका मतलब कि वहां फ्रैक्चर कितना होगा, जब डक्टाइल मटेरियल रहेगा मुश्किल से 2 to 5%, बस 2 to 5%। लेकिन किसी किसी मटेरियल में आप देख लेंगे कि 50% ऑफ द शीट थिकनेस इज अंडर फ्रैक्चर, तो वो जो है आपको फ्रैक्चर में 50% से अधिक फ्रैक्चर है, इसका मतलब है कि वो हार्ड मटेरियल इज हार्ड। ठीक है। दूसरी चीज होती है कि आपने ब्रास की भी सीट देखा होगा, फिर आपने एल्युमिनियम की सीट भी देखा होगा, तो आप कहोगे कि एल्युमिनियम जो है सर वो डक्टाइल है, मटेरियल तो सही में डक्टाइल है, लेकिन क्या उसमें फ्रैक्चर होता है? हाँ, फ्रैक्चर होता है। फ्रैक्चर बिना, फ्रैक्चर के बिना, चाहे वो 1% हो या 2% हो या 3% हो, मैंने क्या बोला, जो डक्टाइल मटेरियल रहते हैं वो आपको 1 to 5% के रहते हैं लगभग अप्रॉक्स, और जो 1 to 5%, और जो आपको जिसकी क्या बोलते हैं उसको, जो हार्ड ज्यादा रहता है उसकी जो फ्रैक्चर पॉइंट रहती है वो कम से कम रहती है 30%, 25 to 30% तक, 25% to 30% तक रहती है, मतलब 0 to 25%, बाकी रहेगा आपको पेनिट्रेशन। तो आप इस एरिया को देख करके ही समझ जाएंगे, एरिया को देख करके ही समझ जाएंगे कि आपका ये जो है आपका फ्रैक्चर पॉइंट है, ये आपका पेनिट्रेशन पॉइंट है, और ये आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन पॉइंट है। ठीक है। तो ये सब एरिया को देख करके, डिफरेंट एरिया को देख करके ही समझ में आ जाएगा। इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आगे जो है सो पियर्सिंग भी आएगा, ब्लैंकिंग भी आएगा, और क्या बोलते हैं उसको, बेंडिंग भी आएगा, और आपको एम्बॉसिंग भी आएंगे, आपको बहुत चीजें आएंगे उसमें, जिससे कि आपको जितने टाइप्स के आपके डाई रहते हैं, सभी के कंपोनेंट को आप देखेंगे तो आपको ये 3 चीज तो मिलेगा ही मिलेगा, खास करके कटिंग में, खास करके कटिंग में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए कि आप किसी भी
कंपोनेंट को बनाएंगे तो बिना कट किए हुए तो बना नहीं सकते। सपोज मान लिए कि आपको बनाना है ग्लास, तो ग्लास को भी कट करेंगे, एक एरिया को कट करेंगे तभी तो आपको ग्लास बनेगी। ठीक है, तो हमने ग्लास का भी जो है डिजाइन को ये कर लिया है। ठीक है, आपको मैं डिजाइन दिखा दूंगा आपको वो कैसे डिजाइन होता है ग्लास का या जो है किसी चीज का। तो इसमें आपको, इसीलिए मैं एक 3 स्टेज से शुरू किया मैं आपको शेयरिंग। पहला कि आपको शेयरिंग एक्शन, 3 टाइप्स ऑफ शेयरिंग एक्शन। फर्स्ट इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, सेकेंड इज पेनिट्रेशन एंड थर्ड इज फ्रैक्चर। ठीक है, ये 3 पॉइंट को याद रख करके इसको आप हमेशा माइंड में रखेंगे और आगे जो है जो भी है इसी पे डिपेंड करता है। जितने भी चीज है, जैसे आप क्लियरेंस भी इस पे डिपेंड करेगा, टाइप्स ऑफ डाई भी इस पे डिपेंड करेगा, इस पे आपका जो डायमेंशन रहता है कंपोनेंट का इसी पे डिपेंड करेगा। सब इसी तीनों चीज पर डिपेंड करेंगे। ये नहीं रहेगा ये 3 पॉइंट तो आपको मतलब कोई मतलब नहीं है फिर आगे समझाने का। ठीक है, तो ये 3 स्टेज आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये 3 स्टेज है क्या चीज, तो आप 3 स्टेज को याद रखेंगे और हमेशा ये भी याद रखेंगे कि जो हम मेजरमेंट करते हैं, जो हम मेजरमेंट करते हैं वो करते हैं हम किस पे, पेनिट्रेशन पे, पेनिट्रेशन एरिया पे ही मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, पेनिट्रेशन एरिया पर ही हम मेजरमेंट करते हैं। और अगर फ्रैक्चर एरिया पर अगर मेजरमेंट हम करें किसी भी कंपोनेंट को फ्रैक्चर एरिया पर, तो वो एग्जैक्ट नहीं बताएगा। आप जैसे राउंड कंपोनेंट है तो आप चारों साइड चेक कर लीजिएगा तो आपको 10 माइक्रोन, 20 माइक्रोन या 50 माइक्रोन में आपको डिफरेंस बताएगा उस एरिया में। लेकिन जो पेनिट्रेशन पॉइंट है, जो पेनिट्रेशन एरिया है, उस पे आपको चेंज नहीं बताएगा, सभी जगह आपको बराबर डायमेंशन। ठीक है, अब रही सीट मेटल। सीट मेटल आपने बहुत से टाइप के देखे होंगे। एक होता है आपको इंडियन भी रहता है, इंडियन सीट मेटल भी रहता है, बहुत से फॉरेन सीट मेटल रहते हैं। तो जापान के सीट मेटल रहते हैं बहुत से, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपोनेंट बनता है वो सारे के सारे जापानीज सीट मेटल रहते हैं। उसमें जो सीट की एक्यूरेसी रहती है वो 5 माइक्रोन का रहता है। आप सीट मेटल की एक्यूरेसी कैसे जाने, थिकनेस, आप थिकनेस जो है चेक करेंगे। आप थिकनेस जब आप सीट की आप चेक करेंगे, किसी भी सीट मेटल की थिकनेस को आप चेक करेंगे, हर एक प्लेस पे आप चेक कीजिएगा, द डिफरेंस यू विल गेट द डिफरेंस ओनली द 5 माइक्रोन बस। ठीक है, लेकिन आप यहाँ के जो इंडियन जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ये आपको सीट मेटल आपको 02, 03 मतलब 20 to 30 माइक्रोन में या 20 to 50 माइक्रोन में मिल सकता है, या 20 to 30 माइक्रोन में जनरली पाया जाता है इंडियन सीट। लेकिन हम जो है उस पर बहुत डिपेंड करता है कि आपकी जो है नेचर क्या होगी। जिस समय आपको, जैसे मान लिए जहाँ पे सीट मेटल की नेचर क्या होगी उस समय जहाँ पे लेस थिकनेस है, मतलब कि 20 माइक्रोन कम है या 30 माइक्रोन कम है, तो इसीलिए हम सीट मेटल में देखेंगे कि किसी सीट मेटल कंपोनेंट में किसी में भी 20 माइक्रोन से अगर आपको बोल दिया कि दिस डायमेंशन विल बी अंडर 20 माइक्रोन, that means the seat will be not manufactured by the India, it will be the manufactured by the other countries। ठीक है, तो आपको दूसरी कंट्री से मंगाना पड़ेगा। अगर उसने कोई डायमेंशन डिसाइड कर दिया है कि हमको 10 माइक्रोन के अंदर चाहिए या 20 माइक्रोन के अंदर चाहिए, यदि 20 और 10 माइक्रोन में चाहिए तो आपको जो है सीट मेटल को आपको बाहर से मंगवाना पड़ेगा। ठीक है, अब तो ये होता है सीट मेटल की क्वालिटी। सीट मेटल हर एक जगह सेम नहीं मिलते हैं। आप देखेंगे जी, आपके पास आपने माइक्रोमीटर भी देखा होगा, जो लोग अभी क्लास कर रहे हैं माइक्रोमीटर, आप देखेंगे फ्लैट पोर्शन रहता है उसमें माइक्रोमीटर। लेकिन एक आप देखेंगे पॉइंट माइक्रोमीटर भी देखिए,
आपके पॉइंट माइक्रोमीटर भी मिलेंगे, उसमें आप पॉइंट से जब चेक करेंगे आप, तो आपको सीट का थिकनेस अलग अलग, कहीं कुछ नजर आएगा, कहीं कुछ नजर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सीट मेटल परफेक्शन में बनी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सीट थिकनेस को चेक कीजिए, ये आपके लिए जरूरी है। सीट थिकनेस को आप चेक करेंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि कितने वेरिएशन में है सीट, कितने वेरिएंट कर रहे हैं सीट के थिकनेस, कितने में, मतलब कितने माइक्रोन में वेरिएंट कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा सीट की क्वालिटी क्या है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट रहते हैं जनरली वो यहाँ के नहीं रहते हैं, जनरली कंपोनेंट रहते हैं बाहर के, जापान के हों या कोरिया के हों, ये सब के ये रहते हैं सीट मेटल। उन लोग जो है हाई एक्यूरेसी में सीट बनाता है, मतलब जब हाई एक्यूरेसी में सीट बनेगा तो कंपोनेंट भी हाई एक्यूरेसी में मिलेगा। ठीक है, तो मैंने जो ये 3 स्टेजेस आपको बताए हैं, ये 3 स्टेज को आगे चल के ध्यान रखेंगे, काहे कि जब हम क्लियरेंस के बारे में बताएंगे कि क्लियरेंस है क्या चीज, तो आपको ये 3 स्टेज जो है सो उसमें आपको क्लियर आ जाएगा कि हम 3 स्टेज को क्यों ध्यान में देते हैं। ठीक है, हेलो। हेलो। एक मिनट, एक अच्छा सर। अभी मैं आपको जो है, आपके व्हाट्सएप है मेरे इसमें, हेलो हेलो, यस सर, वी हैव व्हाट्सएप। यस सर। व्हाट्सएप है, तो आप जो है जिसमें मैं जो कि बना हुआ है टूल डिजाइन का, मेरे में है ना आपका सबका सर लिंक यहाँ होगा पर भी शायद। शेयर हो जाता है, ये शेयर का ऑप्शन जो है ना नहीं ग्रीन नहीं, कलर वो का। तो खैर ठीक है, हाँ। लेकिन इसमें दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपका दिया हुआ है पर्टिकुलर प्रेस टूल डिजाइन, आपके पास होगा, है ना? नहीं है? ठीक है, मैं आपका कोर्स मटेरियल जो है भेज दूंगा। ठीक है, तो आज हम क्लास जो है सॉल्व कर रहे हैं इतना करके। ठीक है, कल जो है क्लियरेंस पर आएंगे हम, कल क्लियरेंस पे सिर्फ आएंगे कि क्लियरेंस है क्या चीज, समझे? उसके बाद फिर मैं डाई पे जाऊंगा। ठीक है, क्लियरेंस का इफेक्ट जो है कैसे पड़ता है, और क्लियरेंस हम देते क्यों हैं, क्लियरेंस और इसमें एंगुलर क्लियरेंस क्या चीज होता है। ठीक है, ये सब सारी चीज के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, ओके सर। सर आई हैव अ डाउट, कोई क्वेश्चन डाउट सर। बोलो। सर ये मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अपन पढ़ें तो जैसे इजी रहेगा सर समझने में थोड़ा सा। मतलब जैसे सर ये शेयर स्क्रीन से या वाइट बोर्ड के थ्रू। इसमें क्या रहता है कि एक्चुअली ये सब चीजें जो है ना, ये जो हमने बताया है आपको, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और पेनिट्रेशन, ये आपका एक मशीन है जो आप अगर इंडो जर्मन से आप पढ़े हो तो वहाँ मशीन है, लेकिन कोई बताने वाला है। ठीक है, तो मशीन से क्लियर पता चल जाता है कि आपका ये
ये खास करके मैं इसलिए बताया हूँ कि चूंकि ये इसी का जो है एक अपर पॉइंट है कि बिना जो है शेयरिंग एक्शन जाने बिना आप जो है सो कुछ जान नहीं सकते। आप ग्राफिकल पर प्रेजेंट करना चाहते हैं, ग्राफिकल आपको जो है कहाँ पे लगता है, जहाँ पे आपका जो है मशीन ऑटोमेटिक ग्राफ को प्रेजेंट करती है, ठीक है। नो सर, मैं ये कह रहा था जैसे जो आपने समझाया सर, ये मतलब जैसे फोटो के थ्रू या फिर कोई ऐसे पीडीएफ के थ्रू समझते तो मतलब सर इस पे शेयर स्क्रीन के थ्रू, व्हाइट बोर्ड के थ्रू लिख के या वैसा कुछ होता पीडीएफ अच्छा पीडीएफ कंटेंट चाहिए का? क्या? अच्छा जी अच्छा, पीडीएफ तो मैं भेज दूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है। पीडीएफ आज ही भेजना चाहता था, लेकिन हो सकता है कि पीडीएफ कल परसों तक आ जाए, ठीक है। ओके सर। तो इसीलिए सब कुछ किया हुआ है, लेकिन कोर्स मटेरियल में देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। और मैं भेज देता हूँ, अगर कोशिश करता हूँ आज ही भेजने का, ठीक है। ठीक है जी। तो सर क्लास टाइम सर जैसे 10:30-11 बजे तक हो सकता है क्या सर? अब देखो उससे क्या है कि इसके बाद हमारा जो है फिर प्रोडक्शन भी शुरू होता है, तो इसीलिए मैंने 10 से रखा, समझे। तो जैसे 10:30 10:30 देखो मैं, 11। लेकिन हाँ सभी को इंटीमेट करना पड़ेगा। जी। तो इंटीमेट करने का मतलब है कि पूरे जो सिस्टम है, चलो 10:30 से मैं बोल के देखता हूँ कि 10:30 से अगर ऑल आर एग्री देन ओनली वी कैन स्टार्ट, ठीक है। तो सभी को एग्री होना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो क्या मतलब है। तो आप सभी दोस्तों, जो दोस्त हैं आपके जो इसमें शामिल, ठीक है, तो आप उनसे पूछ लो, एग्री कर लो, फिर आप बता देना, ठीक है। ओके अगर एक बार बता देना आप, फिर शाम तक बता देना, यहाँ सर सभी हम लोग एग्री कि 10:30, ठीक है। तो 10:30 से लेना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। ओके सर, मैसेज कर देंगे जी व्हाट्सएप पे, यदि वो एग्री होंगे तो हाँ विल गेट। मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, तो हम, ठीक सर, ठीक। ओके, थैंक यू। ओ, ओ।